हमारा अगला वर्ब फ्रेज का नियम है वर्ब फ्रेज और उसे इसके साथ जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जितने भी संयोजक है, वो है नाउन फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज या फिर पोस्ट पोजिशनल फ्रेज। तो ये इस तरीके से हमारा एक जो नियम बनेगा ये वर्ब फ्रेज के लिए बनेगा। तो देखिए अब इसका हम हमेशा की तरह जैसे ये हम पढ़ रहे हैं उदाहरण एक लेंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने किताब टेबल पर रखी है। मैंने किताब टेबल पर रखी है। तो ये वाक्य को हम लोग ट्री स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो ये है हमारा एनपी और ये वीपी। अब ये एन में क्या है, मैंने। फिर वीपी में देखो, वीपी में कौन सा सेंटेंस आ गया, किताब टेबल पर रखी है। तो किताब टेबल पर रखी है, ये जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से हमारा एनपी आ गया और यस मैम। यहाँ पे वी डैश में करती हूँ क्योंकि टेबल पर रखी है, इस तरीके से है वो। और यस मैम। एनपी में क्या है, एनपी में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि खुद एनपी एक तो इस तरीके से बन सकता है, टेबल पर रखी है, या फिर किताब टेबल पर रखी है। तो ये किताब टेबल पर रखी है, ये इसे भी हम लोग इस तरीके से जोड़ सकते हैं और इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एनपी के जो अंतर्गत है, हम यहाँ देखेंगे कि एनपी के अंतर्गत आपको दो प्रकार की चीज़ें मिलती है, एक खुद एनपी और फिर पी ओ पी, पोस्ट पोजीशन। तो ये एनपी यहाँ पर क्या है, आपका किताब, और ये है आपका टेबल पर, और भी आपका है रखी है। ठीक है, ये मैम। इस तरीके से आपका मैंने किताब टेबल पर रखी है। अब इसको हम करेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में देखते कैसे होता है। तो देखो ये है सेंटेंस इंग्लिश का, आई पुट द बुक ऑन द टेबल। आई पुट द बुक ऑन द टेबल। अब देखो आई पुट द बुक ऑन द टेबल में हम जो ट्री स्ट्रक्चर बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, एनपी और वीपी। वीपी। एनपी में हमारा आई। एन, हाँ आई। अब वीपी में देखो, वीपी में यहाँ पर ये जो है ना, पुट द बुक ऑन द टेबल, पुट द बुक ऑन द टेबल। तो हम जैसे जिस तरीके से हमने इसे तीन इसमें बांटा था, तो इसे हम लोग इस तरीके से बांटेंगे। देखो पुट द बुक ऑन द टेबल, ये हमारा वीपी है, ये हमारा एनपी है। पर अब यहाँ मैं अलग से लिख रही हूँ, पुट दी बुक ऑन दी टेबल। तो ये पुट क्या है, ये वर्ब है, और दी बुक ऑन द टेबल आपका अलग से एक नाउन फ्रेज बन जाता है। तो ये वीपी में आपको मिलेगा वी डैश और एनपी। वी डैश आपका है पुट, और एनपी में फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक है, मतलब ये फिर से एक एनपी है और प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो एनपी यहाँ पर है बुक, सॉरी द बुक, और ये है ऑन द टेबल।
ठीक है, इसमें कोई डाउट है? अगला नियम है वीपी वी सीपी। तो ये जो है वीपी वी सीपी, तो इसका ये सीपी क्या है ये मैं बताती हूँ। सीपी मतलब है कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज। कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज होता है। अब देखो ये एक उदाहरण देंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा। उसने कहा, उसने कहा क्या है ये? उसने कहा, कहा, ठीक है, कि, उसने कहा कि सोहन कल आएगा। अब इसमें क्या है कि उसने कहा कि सोहन कल आएगा, तो इसका ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं एनपी वीपी। अब एनपी वीपी, अब देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो है ना ये आपका वी डैश है और ये आपका सीपी है। तो एनपी आपका क्या हो गया? उसने। वी डैश क्या है? कहाँ। और सीपी क्या है? कि सोहन कल आएगा। सीपी का मतलब है कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज। सीपी का मतलब है कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज। अब देखो उसने कहा मतलब ये जो क्रिया है, मुख्य क्रिया क्या है? कहने की क्रिया है। उसने कहा, फिर कि सोहन कल आएगा, ये आपकी कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज है। क्योंकि कि सोहन कल आएगा में क्या बोल सकते हैं कि ये जो मुख्य क्रिया है, कहने का जो ये है, ये जो है मेन वर्ब है, ये कहाँ के बाद आ रहा है, कहाँ के बाद ये पोर्शन आ रहा है, इसलिए उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज कहते हैं। आगे बात ध्यान में। यस मैम। तो इस तरीके से वीपी का ये भी स्ट्रक्चर होता है। वीपी में वीपी को वर्ब और कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज के साथ भी लिख सकते हैं। हिंदी में हम लोग लिखते हैं हमेशा, मैंने कहा कि, हाँ, उसने कहा कि, बोलते हैं ना हम लोग हमेशा। तो यस मैम। यस, तो अब क्या है, हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग आज एक फास्ट ट्रैक पर वाक्य के प्रकार की शुरुआत करेंगे और फिर हम लोग यही रुक जाएंगे, ठीक है। तो वाक्य के प्रकार मैं बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो पहला आपने जैसे आप अपनी स्कूली शिक्षा में भी आपने पढ़ा होगा ये, तो अगर आपको पता है तो मुझे बताइए। सिंपल सेंटेंस याद है? यस मैम। कंपाउंड सेंटेंस, यस, सिंपल सिंपल सेंटेंस, को बोलते हैं साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, करेक्ट डिक्लेरेटिव करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेटिव सेंटेंस। यस यस यस। फिर है कंपाउंड, उसके बाद है ये कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल वाक्य है। फिर है मिक्स्ड। अब और भी बहुत सारे इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी वगैरह होते हैं, वो भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, इसका मतलब वो नहीं है।
तो ये देखो, ये वाक्य के प्रकार है। अब इसके अलावा भी जैसे रितिका बता रही थी कई सारे और भी वाक्य हैं, तो वो वाक्यों के बारे में भी हम लोग अगर समय मिलता है तो पढ़ेंगे, पर हम ये 4 वाक्यों के बारे में मुख्य तौर पर पढ़ेंगे। तो साधारण वाक्य का कोई उदाहरण देगा आप में से, सिंपल सेंटेंस का? मैम माय नेम इज रितिका। माय नेम इज रितिका, वेरी गुड। तो मुझे क्या बताओ कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। करेक्ट, सब्जेक्ट होता है, मतलब तुम्हारा एक कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, ये अनिवार्य रूप से है। और एक प्रेडिकेट होता है, विधेय होता है। यस मैम, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ये होना जरूरी है। तो वो एक विधेय जो है, मतलब जिसे बोलते हैं कि फाइनाइट वर्ब हो, उसे हम लोग साधारण वाक्य या फिर सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे कि तुमने कहा माय नेम इज रितिका, इट्स ओके। शीला स्कूल जाती है, राजू पानी पीता है। तो इस Yes, ma'am. तरीके से ये सारे आपके सिंपल सेंटेंसेस है। शीला स्कूल जाती है। अच्छा, और दूसरा संयोजक कंपाउंड सेंटेंस किसे बोलेंगे बताइए? दो वाक्य बोले गए होंगे। यस, दो मतलब वाक्य। जैसे कि दो वाक्य में जैसे कि बताओ। मैम जैसे शीला खाना खाकर पढ़ने जाती है। हाँ, शीला खाना खाकर पढ़ने जाती है, ये कंपाउंड नहीं हो गया, जिसमें और ये एक हो गया। मैम और वगैरह यूज या करते हैं, हाँ जैसे हाँ हाँ जो हाँ, दो शब्द को मिलाएं बस बस इंग्लिश में बस, एंड हाँ, जैसे कि उस रितिका गाती है और सपना हंसती है। क्या है ये संयोजक वाक्य है। देखो संयोजन हो रहा है ना, ये हिंदी में हम लोग जो पढ़ रहे हैं इससे बहुत अच्छे से मतलब समझ में आता है। कंपाउंड सेंटेंस में संयोजन होता है। जैसे सोहन पढ़ रहा है और शीला खेल रही है, रितिका गाती है और सपना हंसती है। तो इसमें दो वाक्य कौन से हैं? रितिका गाती है, सपना हंसती है। ये दो वाक्य आपको क्लियरली मेंशन है। और उसे क्या जोड़ा गया? संयोजक कौन है? और। तो ये मैं हम बोलती हूँ कि रितिका गाती है और सपना हंसती है। तो जैसे कि संयोजन में क्या होता है कि हमेशा एक बराबर के घटक रहते हैं, बराबर के ही घटक रहेंगे, बराबर के ही वाक्य रहेंगे, और तब जाके वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है या फिर संयोजक बनता है। ठीक है ना? तो अब ये जो संयोजन है, ये संयोजन में जैसे होता है ना कि पहला हम लोग मुख्य वाक्य बोलते हैं, संयोजक वाक्य, और दूसरा फिर वाक्य उपवाक्य भी होता है। तो वाक्य और उपवाक्य, इस तरीके से हम लोग उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। रितिका गाती है ये हो गया, और सपना हंसती है वो उपवाक्य हो गया। तो ये आपका संयोजक वाक्य है। इसमें कोई बहुत समझाने की बात है? मैम नो मैम। नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी संयोजक वाक्य पे रुक जाएंगे, और कल इसके और भी कई सारे जो प्रकार और डिटेल्स है वो देखेंगे।